नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अब संसाधनों और व्यवस्थाओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनकर तैयार हुए नए कोविड वार्ड का उद्घाटन किया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि अब कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या नई व्यवस्था बनाई गई है। सरगुजा जिले में कोविड की दूसरी लहर का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। इधर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अस्पतालों में जगह की कमी भी पड़ने लगी है। वहीं अब इस आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुट गया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना की पहली लहर के दरमियान 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार किया गया था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये काफी नहीं दिख रहा है। सरगुजा जिले में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्थाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने भवन को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वहीं इस नई व्यवस्था के शुरू होते ही 130 बेड और बढ़ जाएंगे, जबकि आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। इसके अलावा शहर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 550 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है, जहां कोविड के कम लक्षण वाले मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। वहीं अब इस नई व्यवस्था की जल्द शुरुआत होगी। देखिए, अभी कोरोना की द्वितीय लहर जो प्रारंभिक लहर से ज़्यादा तीव्र और उग्र है और इसलिए काफ़ी मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, बेतहाशा में वृद्धि हुई है। तो उसके नियोजन के लिए हमने कोविड और नॉन कोविड 2 सेक्शनों में अपने अस्पताल को बांटा है। हमारे पास कुल 550 बेड की व्यवस्था होने की स्थिति में हम 220 का कोविड वार्ड और 330 का नॉन कोविड वार्ड बनाने जा रहे हैं शीघ्र ही। अभी वर्तमान स्थिति में जैसा कि विदित है 100 बेड के कोविड की व्यवस्था है, जिसमें 90 सामान्य आईसीयू बेड हैं और 90 जो हैं एचडीयू और आइसोलेशन और दूसरे वार्ड हैं। इसमें हम पूरे मेडिकल ब्लॉक को कोविड वार्ड में बदल रहे हैं, जिससे अतिरिक्त 20 बेड आईसीयू की व्यवस्था हो जाएगी और लगभग 88 बेड हमारे कोविड के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 220 बिस्तर हमारे कोविड के लिए हो जाएंगे और सामान्य मरीज जो दस्त वाले हैं, हार्ट वाले हैं, मिर्गी वाले हैं और दूसरे अन्य विभागों के सर्जरी, स्किन और आई, इन सब के लिए हमने 330 बेड की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें से 80 बेड नकीपुरिया वार्ड में उसका भी बहुत जल्द ही उद्घाटन होने की स्थिति है और हम अपेक्षा रखते हैं कि हम बहुत जल्द ही इन व्यवस्थाओं को लागू कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मरीज हैं, लगातार सरगुजा में भी 250 से सीधे 500 देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था बना के रखी हुई है कि 500 बिस्तरों की व्यवस्था पॉलिटेक्निक में बना के हम लोग आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के माध्यम से पहल की गई थी और जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसको तैयार की गई है, जिसमें 15 पेशेंट भी आ चुके हैं। और यहाँ पे जिनको मामूली ऑक्सीजन की ज़रूरत है वैसे पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया है। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं और जो इससे ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं वो मेडिकल कॉलेज में उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा। रोजाना 400 से 500 के बीच में मरीज मिल रहे हैं। वही मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में सरगुजा के लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है कि जो प्रभाव है वो कम नहीं हो रहा। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और यहाँ पे अब जो नई व्यवस्था के तौर पर शुरुआत हो रही है वो 20 आईसीयू का बेड तैयार किया जा रहा है। आप देखिए सुविधा युक्त आईसीयू है और यहाँ पे जो कोविड के मरीज है उनका इलाज चलेगा। और यहाँ जो इसके पहले यहाँ के जो मरीज थे उनको नकपुरिया वार्ड में नई व्यवस्था के तौर पे शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने यह तय किया कि क्यों ना सुविधा बढ़ाई जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि जो कोरोना के जो अभी जो सीरियस पेशेंट आ रहे हैं वो चिंताजनक है, जिसे देखते हुए ये तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब इन नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद जो आईसीयू है अब उसकी संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी और जो ऑक्सीजन बेड है उसमें भी इजाफा होगा। आप देखिए किस तरह से ये पूरा सुविधा युक्त आईसीयू तैयार किया गया है और 1 से 2 दिन में यहाँ पे कोरोना के जो पेशेंट है उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और ये तमाम दवाइयाँ रखी हुई हैं जिसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आप इधर देख सकते
सकते हैं कि जो सामने वाला फेस देखिए, इधर भी आईसीयू का जो आईसीयू है उसको तैयार किया गया है। इसके अलावा इधर जो नर्स रहेंगी, जो यहाँ पे स्टाफ, जो डॉक्टर्स रहेंगे, वो लगातार मरीजों का निगरानी करेंगे। उनके लिए भी अलग व्यवस्था बनाई जा रही है और ये बाकायदा एयर कंडीशन आईसीयू तैयार हुआ है ताकि सरगुजा के लोगों को या तो आसपास दूसरे ज़िले से आने वाले संभाग के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात कि जो संक्रमित मरीज है वो काफ़ी सीरियस मरीज आ रहे हैं, जिसके तहत ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये देख सकते हैं कि ये आईसीयू में ऑक्सीजन के लिए तमाम जो किट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा आप इधर देखिए, यहाँ सर्जिकल आईसीयू लिखा हुआ है, लेकिन अब इस वार्ड को कोविड वार्ड में बदल दिया गया है। आईसीयू कोविड वार्ड बोल सकते हैं इसको। इस एरिया में ये दूसरा पोर्शन है जो 10 बेड का तैयार हो रहा है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सुविधा है वो बढ़ाई जा रही है। जो पाइप है, ऑक्सीजन पाइप है, उसमें इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाओं के तहत इस पूरे अब एरिया को, जो ये हिस्सा है, इसके नीचे वाले जो सर्जिकल मरीज थे उनको अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है, इसके तहत इस पूरे अस्पताल को अब कोविड अस्पताल में बदल दिया जाएगा। इसके ठीक पीछे वाली बिल्डिंग थी, वहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल वैसे वैसे सुविधाओं को भी बढ़ाते जा रहा है। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज, अंबिकापुर। अंबिकापुर जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन एवं सरगुजा जिले के वरिष्ठ चिकित्सक MP अग्रवाल ने आवाज से खास बातचीत करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको दिखाते हैं कि कोरोना से बचाव एवं दूसरी लहर के प्रभाव के संबंध में डॉक्टर MP अग्रवाल की क्या राय है। सरगुजा जिले में रोजाना जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। लोगों में डर का माहौल है और लोग जानना चाह रहे हैं कि इस वायरस से कैसे बचें। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर MP अग्रवाल। सर से आज हम जानते हैं, सर सबसे पहले तो आवाज़ न्यूज आपको धन्यवाद करता है कि आपने समय दिया। सर हमारा पहला सवाल है कि जो पहला फेज था उस समय का जो वायरस थी उस समय की स्थिति क्या थी, अभी जो वायरस है वो किस तरह भिन्न है? क्या है, पहले जो वायरस था वो टेस्ट करने में जैसे क्या है कि शुरू में वायरस जब एंटर करता है तो नाक के पीछे तरफ नेजोफेरिंग्स में 2-3 दिन तक रहता है और टेस्ट करने पे एंटीजन या RT-PCR पॉजिटिव आ जाता था। लेकिन इस साल जो टाइप 2 वायरस है, जो कि उसी वायरस का डबल म्यूटेंट वायरस है, इसमें क्या है कि तुरंत संक्रमित जब मरीज होता है तो कई बार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट को भी धोखा दे रहा है, निगेटिव होते हैं, क्योंकि ये नाक के नेजोफेरिंग्स में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, तुरंत फेफड़े में चला जाता है। इसके बाद क्या है, मरीज़ को बुखार आने लगता है लगातार और खांसी आती है और उसके यदि 6-7 दिन के बाद HRCT टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि कोरोना हो गया है। एक इस बार देखने को मिल रहा है कि जो युवा वर्ग है वो भी संक्रमित हो रहा है, वजह क्या है? और मौत भी जो युवा वर्ग है उनकी मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हाँ, पहले जो वायरस था उसमें मोस्टली बड़े लोग या वृद्ध लोग ही ज़्यादा संक्रमित होते थे, बच्चों को और युवाओं को नहीं होता था। लेकिन इस बार का जो म्यूटेंट वायरस है ये युवा वर्ग को और बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है और मृत्यु दर भी इसमें ज़्यादा है पिछले साल के बजाय। सर बात करें तो जो मौजूदा वायरस है शरीर को जो संक्रमित करने की जो इसकी प्रक्रिया है चरणबद्ध रूप से किस प्रकार संपादित कर रही है? क्या है, वायरस जैसे ही व्यक्ति किसी दूसरे पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो नाक के द्वारा, नेजोफेरिंग्स के द्वारा वायरस शरीर में प्रवेश करता है, फेफड़ों में पहुंचता है और धीरे धीरे फेफड़ों को संक्रमित करता है, खांसी आने लगती है और यदि किसी के संपर्क में आया है तो 6-7 दिन के अंदर संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
सर जैसे हम यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो क्या कितने दिन बाद टेस्ट कराने जाना चाहिए कि जो वास्तविक स्थिति है वो जांच में आ सके? क्या है, किसी व्यक्ति के यदि हम संपर्क में आए हैं और जब तक कोई लक्षण नहीं है, शरीर दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है और कोई लक्षण नहीं है, तो टेस्ट कराने पे नहीं आता। लेकिन जैसे भी थोड़ा भी लक्षण आता है, शरीर दर्द होता है, ये होता है 5-6 दिन के बाद, तो तुरंत एंटीजन या RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। यदि सर जैसे मान लीजिए कि अगर कोरोना के लक्षण हैं, हम रिपोर्ट कराने जाते हैं RT-PCR या एंटीजन के जरिए, अगर वो रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन परिस्थितियों में मरीज को क्या करना चाहिए? यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है और लक्षण हैं तो भी मरीज को अपने आप को कोरोना मरीज मान के चलना चाहिए। अपने को घर में दूसरे व्यक्तियों से अलग कमरे में आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, जिंकोनिया, विटामिन C, इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयाँ हैं वो लेते रहना चाहिए तथा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है सर, जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मैं संक्रमित हूँ, मैं टेस्ट कराने से पहले यदि कोई बेसिक दवाई लेना चाहता हूँ तो वो कौन सी दवा होगी और उसको किस आधार पर लेना चाहिए? क्या है, बिना टेस्ट कराए और बिना किसी आधार पे और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवा लें। यदि आप बहुत ज़्यादा सुदूर अंचल में रहते हैं जहाँ पे आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है चिकित्सक की, तो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन C, जिंकोनिया वगैरह अगर उपलब्ध है तो तब तक आप खाते रह सकते हैं। एक और सवाल सर, जैसे कि जो मरीज होते हैं काफ़ी लेट तक अस्पताल पहुंचते हैं और समय ऐसा हो जाता है कि कितनी भी उनको दवाइयाँ करा ले मौत हो जाती है। ऐसे कौन से संकेत है कि मरीज को तुरंत भर्ती हो जाना चाहिए ताकि समय पर ऑक्सीजन लेवल ये सारे? क्या है, कोरोना में सबसे ज़्यादा जो असर होता है फेफड़ों पर होता है। अतः एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके जिसको भी ये संभावना है कि मेरे को कोरोना हो रहा है या जिसको भी बुखार आ, अपना ऑक्सीजन बराबर नापते रहना चाहिए। और जब तक ऑक्सीजन 96 के ऊपर 97-98 तक है तो किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती उन्हीं मरीजों के लिए आवश्यक है जिनका ऑक्सीजन 90 के नीचे जाता है। एक और सवाल सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी चर्चाएं काफ़ी हो रही है, किन परिस्थितियों में मरीज को दिया जाता है और इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। वे ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है जो या तो पहले से बीमार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वृद्धावस्था है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, या और दूसरे व्यक्ति जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होकर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेना चाहिए। जैसा कि देश में टीकाकरण चल रहा है, कहा जाता है कि डबल डोज के बाद ही इम्यूनिटी शरीर में बनती है, इसके क्या तथ्य है और क्या एक डोज से थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बन सकती है या नहीं? क्या है, वैसे तो दोनों डोज लगने के बाद दूसरे डोज के 15 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर भी कोई भी वैक्सीन 75%, 80% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और एक डोज लगने के भी 15 दिन बाद थोड़ी बहुत इम्यूनिटी रहती है। और ऐसे में यदि किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो निश्चित रूप से जिसको वैक्सीन नहीं लगा है उसके बजाय ऐसे व्यक्ति को जिसको वैक्सीन लगा है संक्रमण की जो
तीव्रता है या जो सीवियरिटी है वो कम रहती है तथा उसके ठीक होने में ज़्यादा संभावना रहती है। एक और बात जो सामने आई है कि वैक्सीनेशन के बाद जो मरीज हैं उनकी मौत नहीं होती है, लेकिन वो कोरोना से बच नहीं, मतलब कोरोना हो ही जाता है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए क्या है, मैंने पहले भी बताया ना आपको कि वैक्सीन 75% 80% तक ही कारगर है। वैक्सीन लगने के बाद भी यदि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है तो उसको इन्फेक्शन तो होता है कोरोना का, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते, लेकिन फिर भी उसमें उतनी सीवियरिटी या उतना खतरा नहीं रहता, वो साधारण तरीके से धीरे धीरे दवाओं से निकल जाता है। कहा जाता है सर कि जो वैक्सीन बनती हैं भारत में आमतौर पर, वो लगभग ऐसे वायरस को 10 साल बनाने में लग जाता है। 1 साल में जो वैक्सीन तैयार हुआ है वो वाकई में आगे चल के कारगर होगी कि इसको और मॉडिफाई किया जाए? देखिए क्या है, वो तो वैक्सीन जो है कितना कारगर रहेगा वो तो साइंटिस्ट ही बता पाएंगे जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। हम लोगों को तो जो वैक्सीन की उपलब्ध है और जिसके बारे में जितना अपन को जानकारी है उतना ही है, उससे ज़्यादा इसके साइंटिफिक उसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। एक रिसर्च के मुताबिक जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपना भाग दौड़ व्यायाम करते हैं, उनको कितना कोरोना से वो कितना बच सकते हैं आम लोगों के? देखिए क्या है, शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के बजाय जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते और जो एक्टिव रहते हैं उनके बनिस्बत ज़्यादा संक्रमित होते हैं जो एक्टिव नहीं रहते। वरिष्ठ चिकित्सक हैं सर, काफ़ी सालों से आपका यहाँ पे नाम रहा है। आप लोगों को क्या सलाह देंगे, लोग कोरोना से कैसे बचें, या फिर संक्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए उसका सबसे बड़ा जो बचाव है वो तो मास्क है। लोग क्या है, ढिलाई करते हैं, मास्क नहीं लगाते, तुरंत मास्क निकाल देते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप मास्क लगा के रखिए, घर में भी मास्क लगाइए, कोई आता है तो 2 गज की दूरी बना के रखिए। और जहाँ तक हो सके अगर कोरोना हो भी जाता है तो भी आप अपने आप को आइसोलेट रखिए, है ना। दूसरा सवाल सर, एक आपके तरफ से सरगुजा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी में? ऐसा है, महामारी है और महामारी हमेशा आती रहती हैं, हर 100 साल के बाद महामारी आती है। इसके पहले भी महामारी आए हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो है कि आप डरिए मत, हिम्मत से उसका मुकाबला करिए। अगर हो जाता है तो आप चिकित्सक की सलाह लीजिए, दवा लीजिए और अपना मनोबल बढ़ा के रखिए। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो खान पान जो अहम माना जाता है, कोरोना काल में लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या खान पान करना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो कोरोना वायरस से बच सके? नहीं, अब वो ये है कि इम्यूनिटी बढ़े इसलिए सब पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड ये सब नहीं लेना चाहिए। अपना शुद्ध हिंदुस्तानी खाना जो पुराने समय से चला आ रहा है उसका उपयोग करें और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं। दूध है, दही है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये सब खाएं। ये थे सरगुजा संभाग के वरिष्ठ चिकित्सक सर, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी बताई कि कोरोना के से जो बचाव है उनसे कैसे बचा जाएगा, और लोग अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए व्यायाम जरूर करें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करना अनिवार्य है। अंबिकापुर शहर के गांधी स्टेडियम से लगे नेकी की दीवार में भीषण आग लगने की वजह से कपड़े एवं अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए। वहीं आग कैसे लगी अब तक इसका पता नहीं चल सका है। मामले की जांच का जिम्मा दमकल की टीम को दिया गया है। अंबिकापुर शहर के हृदय स्थल गांधी स्टेडियम मैदान से लगे नेकी की दीवार को
जन कल्याण के लिए शहरवासियों एवं प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते सोमवार की शाम नेकी की दीवार में भीषण आग लग गई, जिस वजह से नेकी की दीवार में रखे कपड़ों के साथ साथ अन्य सामान जलकर खाक हो गए। वहीं आसपास मौजूद पुलिस के जवानों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई, लेकिन तब तक नेकी की दीवार जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल सका है। नगर निगम के कमिश्नर प्रभाकर पांडे ने बताया है कि नेकी की दीवार में आग कैसे लगी, इस मामले की जांच फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कारण का पता लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा, कारण का पता चलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। गांधी चौक में हमारा नेकी का दीवार था, जिसमें कि जो भी बेसहारा या बेघर जो व्यक्ति हैं उनके लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के अनयूज्ड जो भी सामान है या कपड़े हैं उनको वहाँ पे देता था और वहाँ से वो व्यक्ति जिनको जिसकी ज़रूरत थी वो लेके जाते थे। ये जो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारे शहर में था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही वहाँ आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। उसके बाद मैं भी मौके पे पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे पूरा का पूरा वो हमारा नेकी का दीवार जल चुका है। इसका निर्माण जो है वो आज से 3-4 साल पहले हुआ था और कितने का लगा था, क्या था, वो अभी हम लोग देख रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ चूँकि अन्य उसमें जो आसपास के वहाँ पे हमारा एक वाटर एटीएम था, गोधन एम्पोरियम था, तो अभी चूँकि आग पे काबू पा लिया गया है, जिस कारण से जो बाकी परिसर में जो दुकानें थी और जो भी वहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 नग हाई फ्लो नेजल कैन्युला मशीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल को उपलब्ध हुई है। इस मशीन के जरिए गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान शासकीय अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा देने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सतत प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को 2 नग हाई फ्लो नेजल कैन्युला मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह 50 लीटर तक प्रत्येक मिनट क्रिटिकल मरीज को ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कोविड के क्रिटिकल मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने पर उसके पूर्व हाई फ्लो नेजल कैन्युला मशीन से मरीज को ऑक्सीजन देकर उसे बेहतर इलाज दिया जाएगा। एक मशीन की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। 5 और मशीन पूर्व से कार्यरत हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए पीएचसी एवं सीएचसी सेंटर्स में पड़े ऐसे वेंटिलेटर्स जिनका उपयोग वहां नहीं है, उसे भी यहां लाया गया है। देखिए, पहले जो 10 बेड आईसीयू के थे उसे बढ़ाकर आज से 30 बेड किया जा रहा है और उसके बाद उसे विसंक्रमित स्टरलाइज करके हम आज शाम से ही या कल सुबह से मरीजों के उपयोग हेतु आईसीयू को लाना प्रारंभ कर देंगे। उसमें अभी पहले वेंटिलेटर की सुविधा, उसके बाद एसी की सुविधा और जैसे आपने नई मशीन की बात की 5 फ्लो नेजल कैन्युला भी अब हमारे पास आ गया है और इससे जो हमारा वेंटिलेटर के अतिरिक्त अगर कोई बंद होने की स्थिति में ये 3 मशीनें आई हैं, इससे
जो गंभीर मरीज हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिन्हें फ्री फ्लो की आवश्यकता है, उनके प्रबंधन में और उनके इलाज को त्वरित गति देने में हमें बहुत मदद मिलेगी। देखिए, वेंटिलेटर तो आर्टिफिशियल लंग की तरह कार्य करता है कि जहाँ लंग सिकुड़ नहीं रहा है या मनुष्य के लंग की कैपेसिटी कम हो गई है, तो वो तो एक लंग का ही प्रारूप समझें। इसमें यह है कि जो एडिशनली एक्सटर्नली जो हम उसको सपोर्ट करके अलग से लंग अगर थोड़ा भी काम कर रहा है तो उसके सहारे हम इस मशीन के सहारे उसको उपयोग में ला सकते हैं। वेंटिलेटर इससे थोड़ी बड़ी चीज़ है और यह उससे एक मध्यम प्रकार का उपकरण है, लेकिन बहुत उपयोगी है और मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होगी। अंबिकापुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला लगातार कार्यवाही कर रहा है। वहीं नियम का उल्लंघन करने वालों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम शहर के शिवशंकर फ्रूट एजेंसी में छापेमार की कार्यवाही करने पहुंची थी। इस दौरान प्रशासन की टीम ने फ्रूट एजेंसी के संचालक को लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़ लिया, जिसके बाद फ्रूट एजेंसी के संचालक से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में रविवार सोमवार के दरमियाने रात एक कोरोना संक्रमित महिला ने दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले की एक कोरोना संक्रमित महिला को प्रसव पीड़ा उठने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। यहां चिकित्सकों की निगरानी में सामान्य प्रसव कराया गया और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में कोविड की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे शिक्षकों द्वारा एक अनोखा पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिक्षक शासन से कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों की मांग है कि उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा और जोखिम भत्ता प्रदान किया जाए। सूरजपुर जिले में कोविड-19 के रोकथाम के लिए शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं अब शिक्षक फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के दर्जे की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की मांग है कि उन्हें कोरोना वॉरियर्स दर्जा देने के साथ साथ 50 लाख रुपए का बीमा सहित जोखिम भत्ता भी प्रदान किया जाए। अपनी इस मांग के लिए शिक्षकों द्वारा पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिक्षक अपने कर्तव्य स्थल से अपनी तस्वीर भेजते हुए एक स्लोगन लिखकर पूछ रहे हैं कि न बीमा न जोखिम भत्ता, कौन करेगा मेरी रक्षा। और ये स्लोगन चर्चाओं का विषय बन गया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोरोना संबंधित विभिन्न कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसे शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर रहे हैं। यही नहीं, कई शिक्षक कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित भी हो चुके हैं। लिहाजा शिक्षक अब पोस्टर अभियान चलाकर अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इस्माइल खान ने रामानुज नगर के ग्राम पंचायत पंपा नगर पहुंचकर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को साबुन एवं मास्क देकर इसका नियमित उपयोग करने को कहा। साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने टीकाकरण के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।